हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? सभी को नमस्कार। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 11 में हम पहुंच गए हैं अपने इकोनॉमिक्स के अंदर। और इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा सा इफेक्टिव ना हो, इसलिए मैं चैप्टर नंबर 11 को एक बार दोबारा से स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 11 बताएगा हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, यानी कि दो कंट्रीज के बीच जो भी रेट इन कंट्रीज के अंदर प्रिवेल करते हैं, जो भी रुपीज या जो भी करेंसी इन कंट्रीज के बीच में चलती है, उसका आदान प्रदान करने के लिए, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब वो रुपीज या डॉलर्स को एक्सचेंज किया जाता है तो उस परिवर्तन की दर को हम कहते हैं एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि वो रेट जिस पर कि डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है फॉरेन करेंसी में, वो रेट जिस पर कि डोमेस्टिक कंट्री, हमारे देश की घरेलू जो मुद्रा है, उसको जब हम फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा के साथ आदान प्रदान करते हैं, बदलते हैं, तो उस रेट को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे मान लो $1 है, $1 मान लेते हैं 75 के समथिंग चल रहे हैं, तो ये एक्सचेंज रेट कहलाएगी कि आपको अगर $10 चाहिए तो आपको 750 इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे। आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे $10 के बदले। यानी आपको अगर $1 चाहिए तो 75 रुपये के बराबर उसकी कीमत नापी जाएगी। तो ये होता है एक्सचेंज रेट। कोई फॉरेनर, यूएसए का कोई बंदा इंडिया आता है और वो अपने साथ लेके आता है $50, डॉलर का साइन होता है ये एस और बीच में कट। तो जब वो इंडिया में आएगा, तो क्योंकि इंडिया में तो डॉलर चलते नहीं है, तो वो यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं जो कि फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करते हैं हमारे देश की मुद्रा में, वो एक्सचेंज ऑफिसेज भी होते हैं, आरबीआई के थ्रू भी हम करवा सकते हैं उनको एक्सचेंज। तो उसने कहा भी $50 में लेके आया हूँ, मुझे भारत के रुपए दो, क्योंकि मुझे अगर इंडिया में रहना है, घूमना है कुछ दिन के लिए, तो डॉलर तो आप लोगे नहीं, मुझे रुपए में कन्वर्ट करके रुपीस दे दो, ताकि मैं यहाँ पर जो भी शॉपिंग वगैरह करूँ, घूमूं फिरूं, जो भी खर्चा करूँ, उसकी पेमेंट मैं रुपीज में कर पाऊँ। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको 3750 रुपये दे देगी। अपने $1 के बदले 75 रुपये इंडिया देता है, तो वो उस विदेशी को 3750 रुपये दे देगी, कह देगी कि ये लो रुपीज, और अब आप हमारे देश में आराम से घूमो फिरो, कहीं पर भी कोई भी खर्चा करो, क्योंकि आपके पास रुपीज आ गए। इंडिया का कोई पर्सन यूएसए में जाता है, वो लेके जाता है 75,000 रुपये, क्योंकि इंडिया से जब जाएगा तो इंडिया से तो रुपये लेके जाएगा ना, तो वहां पर जाकर, या वो यूएसए में जाने से पहले ही भारत में आरबीआई के पास जाएगा और वो कहेगा मुझे अमेरिका में जाना है, और अमेरिका में जाने के बाद तो रुपीस तो चलेंगे नहीं, तो मुझे डॉलर्स दे दो ताकि मैं अमेरिका में जाकर वहां पर डॉलर्स में खर्चा कर सकूं। तो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो कहेगा भाई लाओ मेरे को 75,000 रुपये दो, $1 की कीमत है 75 रुपये, तो ये लो तुम $1,000 ले जाओ। $1,000 दे देगा कन्वर्ट करके 75,000 रुपये को 75 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि $1 की कीमत 75 रुपये, तो $1,000 इस बंदे को दे देंगे, और ये अपने यूएस के अंदर $1,000 ले जाएगा, क्योंकि यूएस के अंदर जो भी खर्चा करेगा ये डॉलर्स के अंदर करेगा। तो ये एक्सचेंज रेट होती है, ताकि एक दूसरी कंट्री में जो लोग आते जाते हैं, सामान जाता है, गुड्स सप्लाई होते हैं, सर्विसेज सप्लाई होती है, तो उनके मूल्य को नापने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने एक्सचेंज रेट बना दिए कि भाई इतने रुपए उस कंट्री के, उतने रुपए उस कंट्री के बराबर होंगे। जैसे हमने कह दिया भारत के 75 रुपये
अमेरिका के $1 के बराबर होंगे, भारत के 90 रुपये, यूके के 1 पौंड के बराबर होंगे, भारत के 60 रुपये, जापान के 1 येन के बराबर होंगे। तो इस तरह से हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दी, ताकि जो कंट्रीज आपस में व्यापार करती हैं, जो भी विदेशी लोग इंडिया आते हैं या इंडिया के लोग विदेशों में जाते हैं, तो उनको वहाँ पर पैसे खर्च करने में, इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने एक्सचेंज रेट बना दी। यानी कि वो रेट जिस पर कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदला जाता है, उसे कहा जाता है एक्सचेंज रेट। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि एक्सचेंज रेट 2 प्रकार की होती है बेटा, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। पहली हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नाम से आपको पता चल रहा होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बेटा जिसमें परिवर्तन किया जा सके, ये एक इलास्टिक की तरह होती है। इलास्टिक का मतलब होता है रबर, जिसको मन चाहा हम बड़ा कर सकते हैं, मन चाहा छोटा हो जाता है, वो अपना आकार ले लेता है। तो जिसमें परिवर्तन किया जा सके उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल रेट। और ये रेट क्या होती है, विच इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जो विदेशी मुद्रा है उसके डिमांड और सप्लाई के बेस पर जो भी रेट डिसाइड की जाएगी उसे हम कहेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यानी कि मार्केट में किसी भी मुद्रा की कितनी डिमांड है, कितनी मांग है, कितनी उसकी सप्लाई हो पा रही है, तो ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होगी। यानी कि आपको सिंपल से याद रखना है, जो रेट डिमांड और सप्लाई को बेस बना के डिसाइड की जाती है उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। दूसरी आती है बेटा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये क्या होगी, विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, आरबीआई। भारत सरकार का बैंकिंग मामले में, फॉरेन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट के मामले में, फॉरेन करेंसी के मामले में, फॉरेन एक्सचेंज रेट के मामले में जो भी प्रतिक्रिया करता है वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक करता है। ये देश का रिप्रेजेंटेटिव बैंक है, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है। तो वो रेट जो कि भारत की सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी वो फिक्स्ड, और जो मार्केट के डिमांड और सप्लाई के आधार पर ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है वो कहलाएगी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक बेटा, एक और होती है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या होगी, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होगी जहां पर कि फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगी, या मैं कह सकता हूं डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ऐसी रेट, ऐसी दर जिस पर कि जो विदेशी मुद्रा है उसकी हम जितनी डिमांड करते हैं उतनी ही सप्लाई हमें मिल जाती है, तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम या पार रेट। इक्विलिब्रियम भी कहते हैं या पार, फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। तो ये होती है हमारी एक्सचेंज रेट के कुछ टाइप्स। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए बेटा, डिमांड और जो प्राइस होते हैं इनके बीच जो रिलेशन होता है, इनके बीच जो रिलेशन होता है, इसे इक्वल नहीं करूंगा मैं, इसमें अनुपात करूंगा। डिमांड और प्राइस,
डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, इनके बीच जो संबंध होता है जिसको हम रिलेशन बोलते हैं, वो ध्यान रखना बेटा, इनके बीच रिलेशनशिप होगा इनवर्स, यानी उल्टा। उल्टा संबंध होगा फॉरेन एक्सचेंज की, यानी फॉरेन करेंसी को ही हम फॉरेन एक्सचेंज कह देते हैं। फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी का प्राइस है, उसमें उल्टा संबंध पाया जाता है। जैसे $1 मान लेते हैं 50 रुपए का बिक रहा है, $1 50 रुपए का बिक रहा है। डिमांड अचानक, डिमांड जो है वो अचानक क्या हो गई, एक मिनट, प्राइस, प्राइस के रिलेशन में हम लेते हैं। प्राइस जो है वो फॉरेन करेंसी का वो इंक्रीज हो गया, ये हो गया हमारा 70। जैसे ही प्राइस हायर होगा, हमारी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। मान लेते हैं 100 यूनिट। यहां पर $1 जब 50 रुपए का था तो डिमांड थी हमारी 200 यूनिट, यानी $200 की हमारी डिमांड थी। लेकिन जैसे ही प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ, डिमांड ऑटोमेटिक कम होगी, क्योंकि ये तो तुम प्लस में पढ़ के आए होंगे कि अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है तो हम उसकी 50 इकाइयां खरीदते हैं। जैसे ही उस वस्तु की कीमत 150 रुपए होगी तो हम अपनी इकाइयों में कटौती करना शुरू कर देते हैं कि भाई जो कीमत है वो महंगी हो गई है, तो अपनी जो डिमांड है वो कम कर लो। तो जैसे ही फॉरेन करेंसी के प्राइसेस बढ़ेंगे, आपकी उस करेंसी के लिए जो डिमांड होगी, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो भी हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जैसे ही ये प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। भाई कार है, 10 लाख रुपए की आ रही है कार, तो हम कहते हैं बहुत महंगी है, इतना बजट नहीं है। अचानक पता चले कि उसी कार की कीमत 7 लाख रुपए हो गई, तो जैसे प्राइस कम हुआ हमने इस चीज को तुरंत परचेज कर लिया, यानी हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई। तो ये है हमारी डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप। देखिए इसको एक कारों के माध्यम से करते हैं। ये सब जानते हैं, OX X है, ये OY है, Y एक्सिस, ये हमारा O पॉइंट है। मान लेते हैं अभी फिलहाल R यानी कि रेट, ये चल रहा है 50, और इस रेट पर ये चल रहा है 50, $1 50 के बराबर चल रहा है। तो जो डिमांड है वो की जा रही है 200 यूनिट की। अचानक से ये प्राइस बढ़कर R1 हो जाता है और $1 अब 70 रुपए का हो जाता है, $1 70 रुपए का हो जाता है। तो मैं अपनी डिमांड को घटाकर कहाँ ले आऊंगा, मैं अपनी डिमांड को 100 पर ले आऊंगा। तो ये जो आपका कर्व बनेगा इन दोनों लाइनों को काटते हुए, ये डिमांड कर्व होगा, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। तो डिमांड कर्व इस तरह से होता है, सप्लाई कर्व इस तरह से बनेगा हमारा, ठीक है बेटा। तो देखिए जब हमारे प्राइसेज, यहाँ पर मैं रेट रखता हूँ फॉरेन एक्सचेंज की, जब $1 50 रुपए का आता था तो उसकी फॉरेन मार्केट के अंदर यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $200 की डिमांड थी। अचानक प्राइसेज इंक्रीज हो गए, प्राइसेज इंक्रीज होने से अब वही करेंसी सिर्फ 100 यूनिट के बराबर डिमांड में रह गई है। तो जैसे मेरे प्राइस बढ़े, मैंने अपना डिमांड कम कर दिया, और इस तरह से आपका जो डिमांड कर्व है वो खींचा जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, यहीं पर मैं आपको बता दूंगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाते हैं यानी इंक्रीज हो जाते हैं, तो बेटा इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या होता है, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये होता है कि $1 जहां पर पहले 50 रुपए का था पहले, अब वही $1
आपको 70 रुपए का मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गए। अब ये बताइए कि इस बढ़ोतरी से हमारे इंडियन रुपीज में हमारा इंडियन रुपीज मजबूत हुआ है कि कमजोर हुआ है? ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है कि अगर डॉलर पहले 50 का आता था, अब 70 का आता है, तो क्या हमारा भारतीय रुपया मजबूत हुआ है या कमजोर होकर टूटा है? तो हम कहेंगे इट इज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज। जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेंगे हमारी इंडियन रुपीज की जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में वो घटेगी, हमारा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट होता है। क्यों? क्योंकि देखो, आपको पहले $1 अगर परचेज करना होता था तो 50 रुपये आपकी जेब से निकलते थे। अब उसी डॉलर के लिए आपको अपनी जेब से 70 रुपये निकालने पड़ेंगे। मैंने बाहर से 100 यूनिट परचेज की, यानी कि इंपोर्ट करी। इसको हटा देता हूं मैं, इस ग्राफ को, क्योंकि इसका काम नहीं है। इसको भी हटा देता हूं। इंडिया ने यूएसए से इंडिया से $10,000 का जो सामान है वो इंपोर्ट किया। अब अगर इस रेट के हिसाब से बात करें तो जब इंडिया यूएस को पेमेंट करेगा तो वो कहेगा कि $10,000 की पेमेंट करनी है, $1 50 रुपये के बराबर है, तो 5 लाख रुपए की पेमेंट इंडिया यूएसए को करता। लेकिन अब सिचुएशन हो गई ये, अब अगर इंडिया यूएसए से यही माल परचेज करता है $10,000 का, तो इंडिया यूएसए को कितना पे करेगा? $10,000 और एक की कीमत हो गई 7 लाख रुपए। तो अब हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है ना अपने इंपोर्ट के लिए। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है हमारे इंडिया के रुपीस की डॉलर, क्योंकि हम यहाँ पर जो बेस करेंसी होती है ना, पूरी इंटरनेशनल जो मार्केट होती है, हम वहाँ पर अपनी जो फॉरेन करेंसी है उसका बेस लेके चलते हैं डॉलर। डॉलर के मुकाबले हर करेंसी को कंपेयर किया जाता है, इसलिए हम डॉलर की बात करेंगे। तो आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, यानी कि आपका जो रुपया है वो इंटरनेशनल मार्केट में कमज़ोर हुआ है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। तो जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेंगी हमारा जो इंपोर्ट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जो एक्सपोर्ट है वो आपका बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप यूएसए को $5,000 का सामान भेजोगे तो जब यूएसए से इंडिया के अंदर पेमेंट आएगी तो यूएसए कहेगा भी $5,000 है, इंडियन रुपीज तो 70 रुपये हो रहे हैं, तो आपको 3.5 लाख रुपए की पेमेंट आएगी। तो एक्सचेंज रेट बढ़ने से इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होती है, इंपोर्ट कम होते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। उल्टा बात करें, अगर एक्सचेंज रेट घट गई, अब आपको डॉलर 50 के बजाय 40 में है, अब हमारा रुपया मजबूत हो गया, अब हमें 40 रुपए के बराबर $1 के बदले पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब हमारा रुपया घटा है, यानी कि रुपया मजबूत हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटी है, तो आपके इंपोर्ट बढ़ जाएंगे और जो एक्सपोर्ट्स है वो घट जाएंगे। इस तरह से हमें इसमें रीड करना है। तो ये थी हमारी डिमांड की बात। अब बात कर लेते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओ, और हम कहते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और जो प्राइस होते हैं उनके बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? सीधा एक ही दिशा में रिलेशन होता है। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम प्राइसेस को आधार मानेंगे। प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइसेस घटते हैं तो सप्लाई भी घटेगी। इसके विपरीत हमने भी क्या पढ़ा था?
प्राइसेज अगर बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है, और प्राइसेज अगर घटते हैं तो डिमांड बेटा बढ़ती है। तो इस तरह से दोनों में रिलेशन स्थापित करना है। मैं कहता हूं कि मेरा जो प्राइस था वो था पहले $1 का 50 के बराबर, तो मेरी सप्लाई होती थी 100 यूनिट के बराबर। अब मैं यहाँ पर रखूँगा सप्लाई, यहाँ पर रखूँगा रेट। अब मेरा रेट बढ़ के R1 हो गया है, यानी कि $1.70 के करीब हो गए, तो मेरी सप्लाई भी बढ़ जाएगी और ये बढ़कर हो जाएगी बेटा कितनी, 200 यूनिट। तो जो सप्लाई कर्व है वो आपका इस तरह से बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सेट कर देता हूँ, ये ठीक है। तो प्राइसेज और सप्लाई में सीधा संबंध होता है। सप्लाई कर्व आपका इस तरह से दिखाया जाएगा और डिमांड कर्व आपका इस तरह से शो करा जाएगा। तो प्राइसेज में और डिमांड में उल्टा संबंध, प्राइसेज में और सप्लाई में सीधा संबंध। इस तरह से आपको इसको लर्न करना है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चैप्टर थोड़ा सा पेचीदा है, इसमें आपको थोड़ी सी जो मेहनत है, प्रयास वो ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये 2 पेज हमने पढ़ लिया है। पेज नंबर 3, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, जिस प्राइस पर बराबर हो जाती है, जिस प्राइस पर सप्लाई और डिमांड फॉरेन करेंसी की बराबर हो जाती है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। यहां पर मैं सप्लाई और डिमांड रखूंगा, यहां रखूंगा मैं रेट। देखिए बेटा, अगर प्राइसेस आपके यहां R हैं, बढ़ गए तो हो जाएंगे आपके R1, और घट गए तो आपके हो जाएंगे R2। इसी तरह सप्लाई बढ़ रही है तो आपकी यहां पर आएगी, सप्लाई अगर घट रही है आपकी तो यहां पर आएगी, और ये जो पॉइंट होएगा ये होएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि जब आपके रेट बढ़े तो ऑटोमेटिक हमारी जो सप्लाई है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। रेट कम हुए तो हमारी सप्लाई ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गई। इस पॉइंट पर हमारी डिमांड और जो सप्लाई है वो दोनों क्या रहेंगी बेटा, बराबर रहेंगी। तो इसे हम देखते हैं, ये जाएगा हमारा इस तरह से, और ये जो डिमांड कर्व है ये जाएगा इस तरह से, ये डिमांड और ये सप्लाई। ठीक, ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा आपका। इसको मैं इसके साथ मिला देता हूँ, इसको इसके साथ मिला देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमारे जो प्राइस थे वो थे R, उस पर हम Q क्वांटिटी के बराबर सप्लाई करते थे। हमारा जो प्राइस है वो बढ़ के हो गया R1, तो मेरी सप्लाई भी यहाँ पर बढ़ गई ON के बराबर। जैसे ही प्राइस रिड्यूस हुआ तो ऑटोमेटिक क्या हो गई, ये सप्लाई ON पे आ गई। इसको डिमांड फंक्शन के आधार पर पढ़े तो मैं कहूँगा कि जैसे ही प्राइस मेरे बढ़े, तो बेटा हमने कहा था कि प्राइस और जो डिमांड है, एक मिनट, प्राइस और जो डिमांड है उनमें उल्टा संबंध पाया जाता है। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। देखिए, प्राइस और जो डिमांड है उनमें उल्टा संबंध पाया जाता है। मैंने कहा कि प्राइस मेरे बढ़कर R से R1 हो गए, तो जो मेरी डिमांड थी वो कहां पर आ जाएगी, वो डिमांड यहां पर आ जाएगी क्योंकि घट गई। अब जैसे ही डिमांड घटेगी, यानी कि डिमांड घटेगी तो
कहीं ना कहीं क्या होगी, सप्लाई हमारी ज़्यादा है, और सप्लाई ज़्यादा होने से हमारा रेट ऑटोमेटिक रिड्यूस होके यहाँ पर आ जाएगा। देखो मार्केट में अगर डिमांड में डिक्रीज हो गया है और सप्लाई अभी भी मार्केट में चल रही है, तो इस सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कोई चीज़ें मांग ही नहीं रहा, सामान बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो सामान ज़्यादा होने की वजह से और डिमांड कम होने की वजह से प्राइस को घटकर आना पड़ेगा, तो हमारा प्राइस फिर से कहाँ पर आ जाएगा, हार पर। यही अगर हमारा प्राइस घट जाता है, अगर हमारा प्राइस घट जाता है यानी कि जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, प्राइस घटने से बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई मार्केट में है नहीं, तो प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा, वापस से बढ़ना पड़ेगा, तो ये प्राइस फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक ऐसी रेट है जहाँ पर कि हमारी सप्लाई और डिमांड दोनों क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इस वक्र को थोड़ा सा आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। ये है हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी हुई है पेज नंबर 3 पर। सिचुएशन नंबर 1 ये क्या कहती है कि अगर डिमांड है उसमें इंक्रीज हो जाए, डिमांड में इंक्रीज हो जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, इम्पैक्ट बताओ इसका। अगर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये बताना है। देखिए मैंने कहा कि ये आपको वक्र खींचना है बार बार। मैंने कहा कि फिलहाल अभी आर प्राइस पर मैं क्यू क्वांटिटी के बराबर डिमांड करता हूं, यानी कि क्यू अगर डिमांड है तो मेरा जो प्राइस है वो क्या फिक्स होता है, आर। डिमांड की बढ़ने से क्या होगा, मान लेते हैं डिमांड क्यू से बढ़कर यहां आ जाती है और यहां मैंने पॉइंट दिया है Q1, तो यही पॉइंट हम लेंगे Q1। और हमने अभी बेटा क्या पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड के अंदर उल्टा संबंध पाया जाता है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां पर जो नया प्राइस आएगा वो आएगा R1, तो ये होगा आपका नई डिमांड। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा सप्लाई लाइन। इसको थोड़ा सा स्केल से खींचोगे तो सीधा आएगा, ये सप्लाई लाइन होती है। और आपकी जो डिमांड पहले इतनी थी अब वो डिमांड आपकी यहां खिसक जाएगी, ये है आपकी डिमांड और ये हो जाएगी आपकी डिमांड 1। यानी जो डिमांड कर्व है वो आपका लेफ्ट से राइट में खिसक जाएगा डिमांड में इंक्रीज होने से। डिमांड में इंक्रीज, आप देखो डिमांड और प्राइस की तुलना करें तो ये होता है सीधा संबंध, प्राइस और डिमांड की बात करें तो ये संबंध होता है उल्टा। हमने कहा डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से प्राइस भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले प्राइस में बोलता हूं कि प्राइस बढ़े तो फिर डिमांड को नीचे आना पड़ेगा। तो इन दोनों में आप सीधा और उल्टा संबंध कैसे होता है इसको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। यहां मैंने क्या सीखा है कि डिमांड बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा पहले मेरी डिमांड क्यू के बराबर थी आर प्राइस के ऊपर, जैसे ही डिमांड मैं Q1 करना चाहूंगा तो प्राइस ऑटोमेटिक हाई जाएगा क्योंकि डिमांड का पीछा करता है प्राइस, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस भी बढ़ेगा। तो मेरा जो डिमांड कर्व है वो यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा, यानी लेफ्ट से राइट, डी से DF से DF1 हो जाएगा ये मेरा डिमांड कर्व। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका डिमांड के इंक्रीज होने से इम्पैक्ट। दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। केस नंबर 2 या सिचुएशन नंबर 2 ये कह रहा है कि डिक्रीज इन डिमांड। अब आपकी डिमांड में डिक्रीज आ गया, इसका आपको इम्पैक्ट दिखाना है, इसका आपको इम्पैक्ट दिखाना है।
फिर से मैं कर्व खींचता हूँ, बार बार खींचेंगे हम। देखिए अब मान लेते हैं प्राइस जो था वो R था और यहाँ पर जो डिमांड थी वो थी Q के बराबर। अब डिमांड में डिक्रीज होने से अब देखो बेटा क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है तो प्राइस कहाँ जाएगा, प्राइस को भी घटना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने डिमांड को रखा है। पहले डिमांड को रखते हैं तो प्राइस में सीधा संबंध स्थापित करना है, पहले प्राइस में रखता हूं तो फिर डिमांड में उल्टा संबंध रखना है, ये ध्यान रखना। डिमांड कम हो रही है यानी मार्केट में कोई चीज़ ऐसी है जिसको कोई कस्टमर मांगता ही नहीं है, तो जब कस्टमर नहीं मांगता है तो चीज़ गोडाउन में रखी रहेगी, शॉप में रखी रहेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, प्रोड्यूसर, वो क्या सोचेंगे कि यार ये सामान बिक नहीं रहा है, इसके प्राइस कम कर देते हैं, इसको किसी तरह निकाले, कम से कम कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगी। तो डिमांड कम होने से डिमांड मेरी घट के Q1 आ गई, तो प्राइस को भी बेटा घट के आना पड़ेगा। ये होगा इसका इम्पैक्ट। तो ये है डिमांड कर्व 1, ये है डिमांड कर्व 2, ये यहां तक जाएगा। तो पहले मेरा डिमांड कर्व ये था D और अब वो खिसक कर नीचे आ गया है D से D1। और ये कैसे आया है, ये राइट टू लेफ्ट आया है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है बेटा, एक बार देखिए जरा। ठीक है बेटा, तो ये था डिमांड में डिक्रीज का इम्पैक्ट। दो सिचुएशन हमने पढ़ ली है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। बाकी एक बार इसको अच्छे से आप गो थ्रू कर दोगे ना तो सेकंड जो हमारा वीडियो आएगा इस चैप्टर का, उसमें हम थोड़ा सा फास्ट खींच देंगे अपने टॉपिक को, क्योंकि अभी हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। तो आपको बेसिकली किन किन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है बता देता हूँ आपको। कुछ पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर ये रेट यदि रेट इंक्रीज होती है तो हम कहेंगे रुपीज विल डेप्रिशिएट। अगर ये रेट कम होती है तो रुपीज विल एप्रिशिएट। जब रेट बढ़ेंगी तो बेटा बढ़ेंगी तो हमारे इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर रेट बढ़ गई है तो $1 जहां 50 के बराबर था आज वही $70 के बराबर है। तो अगर हमारे डॉलर्स इंडिया में आएंगे तो उनके बदले ज़्यादा पैसे हमें मिलेंगे, और अगर ये आएंगे यानी 50 रुपये के हिसाब से तो हमें कम होगा। तो हम इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट से करेंसी इंडिया में आती है और इंपोर्ट से इंडिया से बाहर जाती है। ये सिचुएशन बात करें तो इस सिचुएशन में इंपोर्ट जो है वो बढ़ेंगे और जो एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस होंगे। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, हम कहेंगे कि प्राइसेस और डिमांड में उल्टा संबंध पाया जाता है। प्राइसेस और डिमांड में, प्राइसेस बढ़ेंगे तो बेटा डिमांड को कम होना पड़ेगा, प्राइसेस घटेंगे तो डिमांड को ज़्यादा होना पड़ेगा। लेकिन डिमांड और प्राइसेस की बात करें तो इनके बीच होता है सीधा संबंध। डिमांड बढ़ी, प्राइसेस बढ़े, डिमांड घटी, प्राइसेस घटे। अगर हम बात करें प्राइसेस और सप्लाई, जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइसेस घटेंगे सप्लाई भी घटेगी। तो प्राइसेस और सप्लाई के अंदर कौन सा संबंध पाया जाता है बेटा, सीधा। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि चैप्टर आपका जल्दी से गो थ्रू हो जाए। ये जो होता है ये डिमांड कर्व होता है,
ये जो होता है ये सप्लाई कर्व होता है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि अब ये हमारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।